चाहता हूं शेरे हिंद हमारे मिल्लत के वकार मोहसिन कौमो मिल्लत जनाब अबू आसिम आजमी साहब को माइक पर आवाज देना चाहता हूं कि वो तशरीफ लाएं। सदर आली वकार है, आज के मुशायरे की सदारत फरमा रहे हैं। खुतबे सदारत हालांकि मुशायरे के आखिर में होता है, लेकिन खुतबे सदारत ही नहीं, उनसे हमें दुआएं भी हासिल करनी है। उनके जुमलों के साथ, उनके कलिमात के साथ हमें हौसला मिलेगा। इस यकीन के साथ मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि जालिम को अपनी चालों पे ताकत पे नाज है, हमको फकत तुम्हारी क़यादत पे नाज है। जोरदार इस्तकबाल के साथ जनाब अबू आसिम कमेटी को, उनके तमाम साथियों को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। और मैं हवलदार भाई को भी का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे फ़ोन किया और मदऊ किया। यकीन जानिए मुझे बिल्कुल वक्त नहीं था, मुझे कल ही की फ़्लाइट से इंग्लैंड जाना था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हवलदार भाई की मोहब्बत और आजमगढ़ आने का मौका था, इसलिए मैं आज यहाँ आया। मैं एक लड़ाई मुंबई में लड़ रहा हूँ, बेकसूरों को जेल से की सलाखों से रिहा कराने की लड़ाई। अभी 11 तारीख को मैंने मुंबई में फिर मालेगांव से रिहा हुए लोगों के लिए जिन पुलिस वालों ने पकड़ा था, उनकी रिहाई की लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ। मैं आज श्री मुलायम सिंह यादव जी से मिला, मैं अखिलेश जी से मिला, और मैंने बहुत सारे मसाइल पर उनसे गुफ्तगू किया। बैठे हैं हमारे मिनिस्टर वसीम भाई, यहाँ पर समाजवादी पार्टी के लोग बैठे हैं यहाँ पर। मैंने ये सुना कि आजमगढ़ में खास तौर से पासपोर्ट बनाने के लिए पुलिस वाले 2 से 2,500 रुपए लेते हैं, एलआई वाले 1,500 रुपए लेते हैं। और हमारी माँ और बहनें जब पुलिस स्टेशन में जाती हैं तो मर्द पुलिस वाले बुर्का उठाकर उनके फोटो को अटैच करते हैं। मैंने श्री मुलायम सिंह यादव से, अखिलेश जी से आज कह दिया और डीजीपी से कह दिया है कि ये चीज़ बंद होना चाहिए। और पुलिस स्टेशन में औरत होना चाहिए जो औरत का बुर्का उठाकर देखे, मर्द को कोई औरत अपना चेहरा नहीं दिखाएगी। आज मैंने बात किया, 2,500 रुपया पुलिस ले रही है, एलआईयू 1,500 रुपया ले रही है। हमारी सरकार है, यहाँ पर मुसलमानों को नौकरी नहीं मिलती। अगर मैं तारीख के पन्ने उठाकर देखता हूँ तो जहां 2,000 लोग काम कर रहे हैं, वहां महज 6 मुसलमान को नौकरी दी जा रही है। मेरे आजमगढ़ का मुसलमान बेचारा अपना घर छोड़ करके, अपने बीवी बच्चों को छोड़कर मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, सऊदी अरब, दुबई में नौकरी करके अपनी रोजी रोटी कमा रहा है। मेरी सरकार को इंसेंटिव देना चाहिए पासपोर्ट बनाने के लिए, न कि पुलिस को हफ्ता दिया जाए। मैं मंत्री जी से और यहाँ के लोगों से दिल की आवाज कहना चाहता हूँ, यह हफ्ताखोरी आजमगढ़ में कम से कम बंद होना चाहिए। और मैंने ये बात कहा है हवलदार भाई, नेताजी से कहा, नेताजी ने डीजीपी के पास भेजा, डीजीपी से बात हुई, उन्होंने वादा किया ये चीज बंद होगी। मेरी सरकार होगी और नहीं बंद होगा तो मैं किससे और बात कर सकता हूं। हम उर्दू के लिए बहुत लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं मुलायम सिंह यादव जी को बधाई दे रहा हूं, समाजवादी पार्टी को बधाई दे रहा हूं। बहुत सारे मौलवियों की 59 साल के मौलवियों की भर्ती हुई है, आप सबको बहुत बधाई। लेकिन इसी के साथ मुझे दुख भी है एक बात का, और मैंने वो दुख आज मुलायम सिंह यादव को दर्शाया है। और नेताजी ने मुझे कहा, खुदा की कसम कहा, कि मुझे इसके पहले किसी ने याद नहीं दिलाया था, वरना मैं पहले किया होता। मैं महाराष्ट्र में रहता हूं, उर्दू में मोहब्बत है, उर्दू में नजाकत है, मैं क्यों ना पढ़ूं उर्दू। उर्दू मेरी इज्जत है। वो उर्दू आज महाराष्ट्र में कई हजार सरकारी स्कूल उर्दू के चल रहे हैं, लेकिन मेरे उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूल उर्दू के नहीं चल रहे हैं। मानते हैं कि नहीं मानते इस बात को आप? और मैंने आज ही कहा है नेताजी से और अखिलेश जी से कि जितने भी सरकारी स्कूल, इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज हैं, इन सब में कम से कम एक एक उर्दू के टीचर को मुतय्यन किया जाए, ताकि हायर क्लास की उर्दू पढ़ने वाले लोग डिग्री कॉलेज में भी उर्दू पढ़ सकें। और ये बात मेरी इंशाल्लाह मानी जाएगी। मैं 2 दिन से रखड़ रहा, दर दर भाग रहा था लखनऊ में। मैंने ये भी डिमांड किया है कि जो दहशतगर्दी के इल्जाम में मुसलमान बेगुनाह 5 साल, 10 साल, 15 साल जेल की सलाखों से रिहा होकर आ रहा है, मेरी सरकार उसको बुलाकर इज्जत अफजाई करे और उसको कंपनसेशन दे कि भाई ये आदमी के 5-10 साल गए तो सरकार उसके लिए अपनी तरफ से इसको मदद कर रही है। ये भी मैंने आज डिमांड किया। मैं बहुत लंबी तकरीर नहीं करना चाहता हूं साथियों,
लेकिन मैं ये बता दूं, आज पूरे हिंदुस्तान में हम घूमते हैं, यकीन जानिए अगर मैं समाजवादी पार्टी में काम कर रहा हूं तो आज एक ही पार्टी है जहां हम अपनी आवाज बुलंद करके अपनी बात को मान सकते हैं। यहां बैठे हुए एक लोग मुझे बता दो आप, जब समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं होती है, कांग्रेस तो खत्म हो गई, बीजेपी और बीएसपी की सरकार होती है, तो पूरे आजमगढ़ का एक आदमी मुझे बता दे कि अपने वजीर आला के पास जाकर अपने दुख दर्द को जोर से पेश कर सकता है? कोई एक आदमी बताएगा मुझे? एक आदमी मुझे बता दे, खुदा की कसम नहीं मुझे मिलता। लेकिन मैं छाती ठोकर कहता हूं, अगर मेरी कौम मिल्लत के साथ कुछ जुल्म जाती होती है, मैं आधी रात को जाकर श्री मुलायम सिंह यादव जी से आंख में आंख डालकर बात करता हूं और उस दुख दर्द को दूर करने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, मालेगांव में ब्लास्ट हुआ था, 9 लोग 31 लोग शहीद हो गए थे, 31 लोग। और शबे बारात के दिन मस्जिद से नमाजी वजू से बाहर निकले, पकड़ मर गए बेचारे, शहीद हो गए। और गिरफ्तारियां भी 9 मुसलमानों की हुई। बहुत चिल्लाया हम लोगों ने कि साहब ये बेकार पकड़ रहे हैं, मस्जिद पर ब्लास्ट हुआ है शबे बारात के दिन और मुसलमान कैसे ये काम करेगा? किसी ने नहीं सुना। पार्लियामेंट में आवाज उठाया तो सीबीआई की इंक्वायरी हुई, सीबीआई ने भी कहा यही लोग दोषी हैं। मैं सिर्फ 5 मिनट आपको एक बात कहकर अपनी बात खत्म करूंगा कि यही लोग दोषी, यही मुसलमान जिन्होंने मस्जिद के ऊपर ब्लास्ट किया। और वो मुसलमान कोई दारू बेचने वाले, कोई जुआ खेलने वाले, कोई गुंडे बदमाश नहीं थे, बल्कि उसमें मस्जिद के इमाम और डॉक्टर और प्रोफेसर वगैरह पकड़े गए। सीबीआई ने 1.5 साल इंक्वायरी किया, कहा कि हाँ यही लोग दोषी हैं। 5-6 साल गुजर गए। कलीम नाम का एक लड़का जेल में बंद था मक्का मस्जिद के ब्लास्ट में, और उसी बैरिक में एक आरएसएस वाला असीमानंद नाम का बुजुर्ग आदमी पकड़ा गया था, जो मुसलमानों से नफरत करती आरएसएस उसका मेंबर था। लेकिन उस कलीम ने इस्लाम के इखलाक के मुताबिक, इस्लाम की तालीमात के मुताबिक नहीं देखा कि ये हिंदू है, आरएसएस वाला है। उसने उस बुजुर्ग को बड़ी खिदमत किया, बहुत उसके लिए जेल के अंदर तरह तरह के उसके काम किए, पानी देता था नहाने के लिए, खाना रख देता था। वो आरएसएस वाला जो मुसलमानों का दुश्मन, उसके दिल में सोया हुआ इंसान जाग गया, जिसको एटीएस कह रही थी कि ये कसूरवार हैं, जिसको सीबीआई कह रही थी ये मुसलमान कसूरवार हैं, उसी के लिए जाकर असीमानंद ने कोर्ट में कह दिया कि ये मुसलमान दोषी नहीं है, बल्कि मैं बताता हूं आरएसएस के कौन कौन से लोग इस बम ब्लास्ट में शामिल हैं। अल्लाह का करम हुआ, अल्लाह का करम हुआ, एनआईए बनाया गया। देश में पहली बार एनआईए का गठन हुआ और एनआईए ने इंक्वायरी किया। इंक्वायरी के बाद एनआईए ने कहा ये मुसलमान बेकसूर हैं। अल्लाह का करम है, वो मुसलमान सब के सब छूट कर आ गए। आप बताइए मुझे आप कि एक आईएएस अफसर, एक आईपीएस अफसर, एक सीबीआई का अफसर इंक्वायरी के बाद उनको कसूरवार ठहराता है, लेकिन एक मुसलमान का हिंदू के साथ इखलाक, हिंदू के साथ भाईचारगी, हिंदू के साथ हमदर्दी करने का नतीजा कि उस हिंदू आरएसएस वाले के दिल में मुसलमान के लिए मोहब्बत आई और उसके बयान पर सब के सब छूट कर आ गए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं दोस्तों, आग को जलाने, आग को बुझाने के लिए आग नहीं बल्कि पानी की जरूरत है इस मुल्क के अंदर। आज हम सबको भाईचारगी, आपस में मोहब्बत का पैगाम देकर हिंदू और मुसलमानों को साथ में लेकर चलना चाहिए। दोस्तों याद करना, जब इखलाक अहमद का दादरी में कत्ल किया गया था तो कोई मुसलमान नहीं बल्कि हमारे सैकड़ों की तादाद में इंटेलेक्चुअल हिंदू भाइयों ने अपने अवार्ड को वापसी दे करके मुसलमानों के लिए आवाज उठाई थी। आओ हम तय कर ले आज कि हम इस्लाम की तालीमात के मुताबिक अपने पड़ोसी हिंदू भाई से आज कह देंगे कि अगर तू भूखा है और मेरे पास 3 रोटी खाने की है तो 1.5 रोटी तुझे खिलाए बगैर मैं चैन से बैठूंगा नहीं। तो इस मुल्क के अंदर फिरका परस्ती खत्म हो जाएगी और भाईचारगी बढ़ जाएगी। यही पैगाम मुंबई से लेकर आया हूं। हम लड़ाई लड़ रहे हैं मुंबई में, हम मुंबई में लड़ाई लड़ रहे हैं। जिन फिरका परस्त पुलिस वालों ने उन 9 मुसलमानों को गिरफ्तार किया था वो कोई हज्जाम नहीं थे, आईपीएस अफसर थे वो लोग। अगर सड़क पर हज्जाम की पेटी लेकर किसी की दाढ़ी बनाते तो मैं समझता कि हज्जामों ने इंक्वायरी किया था, बल्कि सीबीआई ने इंक्वायरी किया था और उन मुसलमानों को जेल में डाला था। तुम्हारा भाई अबू आसिम इस लड़ाई को लड़ेगा जब तक वो सीबीआई वाले और एटीएस वाले जेल की सलाखों के पीछे डंडा मारते हुए डाल नहीं दिए जाएंगे। उस वक्त हम लोग मुंबई में चैन से बैठने वाले नहीं है। ये लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें हम सबको एक साथ होना चाहिए। दोस्तों हमारे जहूर भाई ने बहुत अच्छी दावत दी, आज बुलाया, हम लोग दोस्त हमारे हैं।
हमारे आरिफ साहब ने अभी एक मुशायरा कराया था, प्रतापगढ़ में हम लोग गए थे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूँ। कहते हैं कि मैं अपने घर में आया हूँ मगर अंदाज तो देखो, मैं अपने आप को मानिंद मेहमान लेके आया हूँ। तुम्हारे वास्ते ए दोस्तों मैं और क्या लाता, वतन की सुबह से शामे गरीबा लेके आया हूँ। आपके बीच में आया हूँ। मुझे खुशी है कि जब आजमगढ़ आना होता है तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि यहीं आंखें खोली, यहीं पढ़े, यहीं बड़े हुए। आपके बीच में आने से खुशी होती है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इंशाअल्लाह ताला आपकी पूरी ताकत के साथ, ईमानदारी के साथ हम यहाँ से लेकर दिल्ली से लेकर मुंबई तक लड़ाई लड़ेंगे, और जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा चुपचाप बैठेंगे नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। हजरत गिरामी जनाब अबू आसिम आज़मी हमारे मेहमान खुसूसी और आज के सदर अली वकार आपको खिताब कर रहे थे। उन्होंने अपने दिल के जज्बात, जो कुछ वो महसूस करते हैं आपकी लड़ाई लड़ने के लिए, उनका जो हौसला है, किस अंदाज से वो आपकी लड़ाई अरबाब इक़्तिदार से लड़ रहे हैं, और उन लोगों से जो बेईमानी के साथ हमें बार बार निशाना बनाने की कोशिश करते हैं, उनसे जनाब अबू आसिम आज़मी किस हौसले के साथ लड़ रहे हैं, इसका थोड़ा सा नमूना आपने सुना जब मोहतरम अबू आसिम आज़मी आपको खिताब कर रहे थे। उन्होंने अपने दिल के जज्बात की तर्जुमानी की। मैं अगर इन बातों को चंद मिसरों में कहूं तो मुझे जनाब मेराज फैजाबादी के ये 4 मिसरे याद आते हैं कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ले आम होगा। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ले आम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। अगर यही जहनियत रही तो मुझे ये डर है कि सदी में न कोई अब्दुल हमीद होगा, न कोई अब्दुल कलाम होगा। ये हमारा दर्द है जिसे हम पेश करना चाहते हैं। हमें यही तो बार बार कहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। आसिफ भाई ने जो कुछ कहा, पूरी तकरीर का निचोड़ इन 2 मिसरों में पेश करता हूं। सिर्फ 2 मिसरों में इस पूरी तकरीर का निचोड़ पेश करने की कोशिश करता हूं कि हमें देखो कि अब तक होश हम अपने संभाले हैं। हमें देखो कि अब तक होश हम अपने संभाले हैं। अगर तुम इस जगह होते तो पागल हो गए होते। हजरत गिरामी, यही है हमारा कर्ब, यही है हमारा दर्द, यही है हमारी टीस, जिसे हमारे रहबर भी और हमारे शोरा इकराम पूरी जिम्मेदारी के साथ पेश करते हैं।